हॉस्पिटल से, बहुत सारे अस्पतालों से सर्जरी से मना किए जाने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने फोर्टिस मानेसर के विशेषज्ञ सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर रोहित लांबा, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के जो हेड आज हमारे बीच मौजूद हैं, उन्होंने इस सर्जरी को अंजाम दिया और एक जटिल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को एक बेहतर तरीके से सरलता से किया। आज मरीज हमारे बीच मौजूद हैं जो बिना किसी सहारे के चलने फिरने में सक्षम है। माता जी 103 वर्षीय होने के बावजूद भी खुद चलते हुए आई है। ये हमारे लिए बड़ा प्रेरणादायक है एंड हम धन्यवाद करेंगे उनके परिवार से भी कि सर साथ में लेके आए उनको इतनी दूर से, इतना मौसम खराब होने के बावजूद भी। इट ऑलवेज गिव्स अस अ मोटिवेशन। ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। यह उपलब्धि आज चिकित्सा अनुभवी क्षेत्रों में हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ, सब लोगों के लिए संवेदना का कारण है। यह संदेश देती है कि यह उपचार केवल उम्र के आधार पर नहीं बल्कि मरीज की समग्र चिकित्सा के स्थिति के आधार पर होना चाहिए। इस अवसर को मैं और स्पेशल बनाने के लिए मैं गुजारिश करूंगा श्री इंद्रजीत सिंह, फैसिलिटी डायरेक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर से, आज हमें प्रदान किया। अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे बीच मौजूद डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जरी डॉक्टर रोहित लांबा सर से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने आज इस चुनौतीपूर्ण सर्जरी को अंजाम दिया। ये बाथरूम में नहाने के बाद कपड़े चेंज करते हुए इनका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से इनके हिप जो है वो क्रैक हो गया। हम लोकल हॉस्पिटल में लेकर के गए तो डॉक्टर साहब ने एक्सरे किया और कहा कि इनका हिप रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन इनकी 103 साल की एज को देखते हुए उन्होंने मना कर दिया। बोले कि हम ये नहीं कर पाएंगे, आप कहीं बड़े सेटअप पर जाइए। तो हमने अदर्स हॉस्पिटल में ट्राई किया तो हमें डॉक्टर रोहित लांबा जी के बारे में पता चला कि अच्छे सर्जन हैं ऑर्थो और रिव्यूज भी अच्छे मिले इनके हमको। तो हमने फिर ये ट्राई किया कि फोर्टिस हॉस्पिटल में जाके मानेसर और ऑपरेशन कराएं इनका। उन्होंने हमें सारी बातें समझाई, पहले बताया इसके बारे में कि रिस्क तो है लेकिन उम्मीद रखो कि कामयाबी मिलेगी। तब उन्होंने हमें यहाँ पर ऑपरेशन किया और अगले दिन आज ऑपरेशन किया, कल उन्होंने पेशेंट को खड़े कर दिया और फिर उसी दिन से उन्होंने चलाना शुरू किया। अगले दिन से वो 10-20 कदम चलाते हैं। अब थोड़ा वीकनेस है तो दिक्कत तो धीरे धीरे हो ही जाएगी, सब ठीक। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर। आज बहुत खुशी हो रही है हमारे सबसे ओल्डेस्ट पेशेंट के साथ में, एक सक्सेसफुल आउटकम के साथ में हमने साथ में बैठे हैं। रहमत निशा जी 103 साल की हैं। मेरे पास जब इनके बेटे ओपीडी में आए, जिनको लेके नहीं आ सकते थे क्योंकि ये घर पे चलते हुए गिर गई थी, फ्रैक्चर हो गया था हिप में और 1 महीने से ऑलमोस्ट बेड पर ही थी, बिस्तर पर ही थी, हिल डुल भी नहीं पा रही थी, चल फिर भी नहीं पा रही थी। तो ऐसी स्थिति में इनका यहाँ पर आना और हमसे कंसल्टेशन करना तो पॉसिबल नहीं था। ये एक एक्सरे लेके मेरे पास ओपीडी में आए थे और इन्होंने बताया कि ये इनकी कंडीशन है, ये इनकी एज है और 1 महीने से इनको ये एक इलाज की तलाश में है, जो कि इनको सक्सेसफुल या अच्छे आउटकम के साथ में कोई प्रॉमिस नहीं कर पा रहा है या इनको इलाज के लिए अभी मना किया जा रहा है। खैर, इनकी एज को देखते हुए वो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी जगह पे जाते हैं तो इनको एक एज रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं किसी भी सर्जरी में, वो उसके बारे में काउंसिल किया ही जाता है। वो हमारे दिमाग में भी था कि क्या अगर इनकी एज पर, इनकी मेडिकल कंडीशंस के साथ में क्या ये सर्जरी करना इनके लिए लाइफ रिस्क तो नहीं होगा। तो हमने इनको इनके जनरल असेसमेंट के बाद हमने इनको आश्वासन दिया कि आप एक बार इनको लेके आएँ, हम उनके सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनका इवैल्यूएशन करते हैं, चेकअप करते हैं और फिर हम इस बात पर आ सकते हैं, इस रिस्क फैक्टर को क्वांटिफाई कर सकते हैं, यानी कि रिस्क फैक्टर के बारे में हम बता सकते हैं कि कितना रिस्क रहेगा और कितने चांसेस हैं। तो बेसिकली आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वी आर हियर टू सेलिब्रेट द सक्सेसफुल आउटकम ऑफ नॉट अ सर्जरी बट द सक्सेस इन गिविंग दैट लेडी हर डिग्निटी एंड हर इंडिपेंडेंस ऑफ वॉकिंग। ये जो बेसिक चीज़ है जो हम यूजुअली एज रिलेटेड कई बार कई जगह मना कर देते हैं कि नहीं, ऑपरेशन नहीं हो सकता
या मरीज के रिश्तेदार भी इस बार में काफ़ी बार सोचते हैं कि अब एक सर्टेन एज निकल चुकी है, कोई 60 या 70 साल का हो गया है या 80 साल का हो गया है, तो अब ऑपरेशन करा के रेस्ट लें, उससे अच्छा है कि हम घर पर ही उनका इलाज करते हैं। बट थैंकफुली इनकी एज पर जो जो रिस्क फैक्टर्स हो सकते थे उनको भी इन्होंने बर्दाश्त किया। 1 महीने तक ऑलमोस्ट पेन में रहीं, और उसके बाद जब हमारे पास ये आई तो हमने इनका पूरा इवैल्यूएशन किया। इनकी एज पे देखा जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसे फ्रैक्चर में मरीज हेल्ड हो नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, वो सब तो पॉसिबल ही नहीं है, और इवन बेड में टर्न करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप बहुत देर लेटे रहें तो आपकी छाती में बलगम बन जाती है, पानी भर जाता है, टांगों में क्लॉट्स बन सकते हैं। ब्लड के जब क्लॉट्स जो होते हैं वो आपकी टांगों से अगर लंग्स में पहुंच जाए तो आपके लिए जान का रिस्क बन सकते हैं। इस तरह से बेड सोर बन जाते हैं, पेट में जख्म बन जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जब एक बार एक एक करके रिस्क फैक्टर ऐड होता जाता है तो मरीज उससे रिकवर कर नहीं पाता। और ये फ्रैक्चर ऐसा फ्रैक्चर था जो यूजुअली अपने आप से हील नहीं होता। इसको 2 से 3 महीने कम से कम लगते हैं कि उसका दर्द थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद उस टूटे फ्रैक्चर पर भी मरीज चलना कुछ शुरू कर देते हैं, टांग छोटी हो जाती है, लंगड़ा कर चलते हैं। लेकिन जो उन 2-3 महीने के बेड इमोबिलाइजेशन को झेल पाएँ, सह पाएँ इस एज पर, वही उस स्टेज तक पहुँच पाते हैं, और उसके बाद भी उनकी लाइफ नॉर्मल जैसी नहीं रहती। तो देखा गया इस फ्रैक्चर के बाद में अगले 1 से 2 साल के अंदर मोर्टेलिटी रेट अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो बहुत बहुत ज़्यादा है, इवन मोर देन 90% है। तो ऐसे केस में इसको इलाज ना करना और छोड़ देना, एक तरह से एक्सेप्ट करना है कि अब आप इसका कुछ नहीं करने वाले और इनका अब कभी रिकवरी नहीं होने वाली। तो बेसिकली अगर मैं एक आज का एक टेक होम मैसेज दूँ इसका, तो मेन चीज़ ये है कि इनका केस ये दर्शाता है कि क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि आपके आधार कार्ड या पासपोर्ट पर जो एज लिखी है वो आपके ट्रीटमेंट को डिनाई नहीं करनी चाहिए। वो आपका ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करना चाहिए कि अब आपको ट्रीटमेंट के लिए किसी से अप्रोच करना है कि नहीं करना है, आपको इसके बारे में पता करना है कि नहीं करना है। क्योंकि अगर हम इनकी एज देखें 103 साल, तो उसमें हमें लगेगा कि इनको छूना भी, इनके थोड़ा सा कट देना भी इनके लिए जान का रिस्क हो सकता है। बट अगर ये सर्जरी सेफली कहीं की जा सकती है तो ऐसे एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप में, जहाँ पे आपके पास एनेस्थेटिस्ट, पूरे एक्सपीरियंस एनेस्थेटिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो आपके बैकअप के लिए रेडी हों, आईसीयू टीम आपकी पूरी एक्सपीरियंस है और इस तरह के पेशेंट्स को देखने में माहिर है, और फिर उसके बाद आपकी नर्सिंग केयर और फिजियोथेरेपी ऐसे पेशेंट्स को रिकवर कराने के लिए सक्षम हो। तो जिस सेटअप में ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हों, उस सेटअप में ये सर्जरी या ये प्रोसीजर सेफली किया जा सकता है। तो ये इनका फ्रैक्चर था। राइट हिप का अगर आप देखें, कूल्हे की जो बॉल होती है वो टूट गई थी। यंग एज में हम कोशिश करते हैं कि इस बॉल को जोड़ने की, स्क्रू से या प्लेट से फिक्स करने की, ताकि आप नॉर्मल हिप को मेंटेन कर पाएं। लेकिन एक सर्टेन एज यानी 60-65 साल की उम्र हो जाने के बाद वो हड्डी जुड़ती नहीं है। चाहे हम ऑपरेशन भी करें तो वो हड्डी नहीं जुड़ पाती, क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाती है। तो ऐसे केस में हमें हाफ हिप रिप्लेसमेंट या टोटल हिप रिप्लेसमेंट, डिपेंडिंग की एज क्या है, एक्टिविटी क्या है। तो अगर कोई बहुत एक्टिव और यंग पेशेंट होता है तो हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट यानी कि बॉल भी चेंज करते हैं और कप भी चेंज करते हैं अंदर का। लेकिन इनकी एज पर हमें सिर्फ बॉल चेंज करनी थी। प्रॉब्लम्स इनकी बहुत सारी थी। एज तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ही। 1 महीने से बेड बाउंड थी, तो इनकी छाती की कंडीशन किस तरह से है, इनकी हार्ट की कंडीशन किस तरह से है, वो देखना बहुत ज़रूरी था। और इस चोट लगने से पहले इनका मोबिलिटी लेवल कितना था। अब इनके लिए जो पॉजिटिव चीज़ें थी जो किसी भी और मरीज से डिफरेंट बनाती हैं, वो ये थी कि इनको थैंकफुली कोई मेजर मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी। यानी कोई नॉन मेडिकल प्रॉब्लम, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम जो बहुत मेजर हो, या ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो, या शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो, थैंकफुली ऐसी कोई प्रॉब्लम इनको नहीं थी। और इस इंजरी से पहले भी ये अपने आप से थोड़ा बहुत चल पाती थी, बहुत ज़्यादा मोबिलिटी नहीं, पर अपने आप से चल पाती थी। तो ऐसे मरीज जो चोट लगने से पहले खुद से चल रहे थे, उनकी रिकवरी भी होने के चांसेस उतने अच्छे रहते हैं। प्लस द फैक्ट कि इनको मेडिकल प्रॉब्लम्स मेजर नहीं थी, इसने हमें एक उम्मीद बनाई कि शायद हम अगर प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद हमें रिस्क फैक्टर्स नहीं मिले तो हम ये सर्जरी सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकते हैं। ये फाइनली सर्जरी के बाद का एक्सरे है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो एक आपको दिखेगा कि ये मेजर बॉल है जो चेंज करी गई है, और उसको बॉल को फिक्स करने के लिए बोन के अंदर ही स्टेम जाती है। अब इनके केस के लिए आफ्टर ऑल इवैल्यूएशन, आफ्टर ऑल टेस्ट एंड एवरीथिंग, जब हमें
लगा कि हम इनके लिए सर्जरी सेफली कंडक्ट कर सकते हैं। सर्जिकली हमने 2-3 चीज़ें इनके लिए डिफरेंट करी। जो स्टेम इसमें आप देख रहे हैं, जो इम्प्लांट देख रहे हैं, यूजुअली जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो होता है सीमेंटेड, यानी कि एक स्टेम जो मेटल का इम्प्लांट है उसको हड्डी के साथ फिक्स करने के लिए बोन सीमेंट डाला जाता है। अब ये इस एज के कारण करना भी पड़ता है मोस्ट केसेस में, लेकिन इसके करने के कुछ नुकसान भी हैं। जब हम सीमेंट डालते हैं बोन में प्रेशर के साथ में, तो जो बोन के अंदर बोन मैरो होती है, जो बोन के अंदर फैट होता है, वो प्रेशर के साथ में छोटी नसों में, खून की नसों में घुस सकता है, और अगर वो फैट खून की नसों में चल के जाके लंग्स में पहुंच जाए, हार्ट में पहुंच जाए, तो बहुत डेंजरस हो सकता है लाइफ के लिए, इवन की पेशेंट की जान पर भी रिस्क बन सकता है। तो इनके केस के लिए हमने वो रिस्क फैक्टर कम करने के लिए क्या डिफरेंट किया है कि इनके लिए हमने अनसीमेंटेड यानी बिना सीमेंट के फिक्स होने वाली स्टेम यूज करी। ये चांस था कि वो एक अच्छा होल्ड ना दे, बट हमने स्पेशल एक इम्प्लांट जो कि अभी स्ट्राइकर कंपनी का लॉन्च किया गया पिछले 1 साल पहले ही इंडिया में, जिसमें अनसीमेंटेड स्टेम के साथ में कॉलर है। तो इस स्टेम का अगर इसमें जब तक उसकी पूरी पकड़ बोन के साथ नहीं बन जाती, जो कि 2 महीने में बनती है, तब तक वो स्टेम धंसेगी नहीं, तो यानी वो नीचे नहीं हिलेगी और मूव नहीं करेगी। ये स्टेम हमें कॉन्फिडेंस देती है कि हम इनको अगले दिन ही पूरा वजन लेके चलना शुरू करा सकते हैं। तो इसने हमें 2 चीज़ें दी, एक तो हम अर्ली मोबिलिटी कर पाए, और दूसरा हम सीमेंट के साथ में होने वाले रिस्क को अवॉइड कर पाए। तो फाइनली ये करने के बाद थैंकफुली अगले दिन से हम इनको चला पाए। एक टोटल टीम एफर्ट के साथ में हमें इनको एक दिन आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रखना था। उसके बाद हमने वार्ड में शिफ्ट करके हमने 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में और रहे। ओवरऑल कहें तो इनका टोटल हॉस्पिटल स्टे काफ़ी अनइवेंटफुल रहा। फिजियोथेरेपिस्ट की मदद के साथ में हम इनको रोज़ 2 बार चला पाते थे। पहले शुरुआत में वॉकर से चलना शुरू हुई, और 15 दिन के बाद ही जब हमारे पास फॉलोअप पे आई हैं, तो इन्होंने तभी वॉकर छोड़ दिया था और बिना सपोर्ट के भी चलने लग गई थी। आज सर्जरी को करीब 3 महीने होने वाले हैं। आज हमारे पास वापस आई हैं फॉलोअप के लिए, इंडिपेंडेंटली चल रही हैं, इनको सहारे की ज़रूरत नहीं है, इनको किसी इंसान और फैमिली मेम्बर की ज़रूरत नहीं है कि जिनको पकड़ के वॉशरूम लेके जाए या उठाए बिठाए, या अपने आप से घर के अंदर चलती हैं। ना इनको वॉकर की ज़रूरत है, ना स्टिक की ज़रूरत है। इनके लिए सर्जरी अच्छा ऑप्शन है कि नहीं है, लेकिन सिर्फ एज के बेस पे सोचना कि अब इनकी एज इतनी हो गई है तो हम इनके सर्जरी के बारे में ना सोचें, वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। आज की डेट में विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़, with the best of medical treatment available, best implants available, and experienced surgeons available, we have all the reason to believe कि भी हम किसी भी एज पर एक सक्सेसफुल आउटकम एक सर्जरी के दौरान दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। सीआर में तो आई थिंक 40 रिकॉर्ड्स में एक होता है 104 साल का हुआ ना। आई थिंक सो बट दिस इज द ओल्डेस्ट इन द रीजन द पेशेंट व्हाट ही हैज ट्रीटेड इसके बाद। देखिए हर सर्जन की लाइफ में ऐसे केसेस आते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं ज़िंदगी भर। अभी हमारे लिए भी ऐसी हैं, क्योंकि इनकी एज ऐसी थी और इनका रिस्क फैक्टर इस तरह के थे। बट अगर आप देखें कि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर अच्छे कोई ओल्डेस्ट केसेस रिपोर्टेड हैं इस तरह के फ्रैक्चर के बाद में सर्जरी के अच्छे आउटकम के साथ में, तो हाईएस्ट ओल्डेस्ट एज हैज़ बीन 104 ईयर्स। इनकी 103 ईयर्स है, विच इज़ अगेन वेरी क्लोज टू दैट। एंड आई थिंक विद फोर्टिस मानेसर व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग हियर इज समथिंग विच इज़ देयर which is nothing less to anywhere else in the country or even in the world. So this is one of those rare cases because of the age and because of the outcome that we have achieved. हाँ जी, आइए आइए इस तरफ आइए मेरे सामने। आप कुछ बताएंगे अभी कैसा महसूस करती है और कितना चल पा रही, क्या क्या कर रही है? मैं खूब अच्छी तरह चल रही, जीना भी चलती हूँ, अच्छा। सब कुछ वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिर्फ एक कमजोरी है वो उम्र के हिसाब से, हाँ। बस ठीक। और जितना आप पहले चलते थे, जो काम करते थे, वो सब कुछ करने लग गए फिर से? हाँ, कर लेती हूँ खुद भी, अपना खाना पीना, अच्छा, लैट्रिन बाथरूम अपना सब संभाल लिया। चलो बहुत अच्छे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह खुश रखे और अल्लाह उम्र में बरकत करे। अल्लाह जो है तुम्हारे हाथ में शिफा दे, सब ठीक अच्छे। थैंक यू। सब अल्लाह आपकी दुआएं हैं तो हमेशा अच्छे ही होगा। हाँ, बस ये है कि बस
हुक्म तो सब ऊपर वाले का, मगर अल्लाह शिफा दे। मुझे बहुत खुशी है तुम सब लोगों की, बहुत मेरी अच्छी देखभाल करी, खूब अच्छी तरह से खूब खिदमत करी और मेरी देखभाल करी। उम्र के हिसाब से सब कुछ इस वक्त में ठीक। के डॉक्टर से जाके सलाह करें और उसके बाद डॉक्टर जो डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल सही होगा, वही हमने किया। इतना कमजोर होने के बाद इतना चलना फिरना मुझे औरत के लिए बहुत कुछ, बस मुझे ये है कि बस मुझे अल्लाह ने इतना कर दिया कि मैं अपने लायक हो गई। बहुत से लोग मैंने देखे जो चारपाई पर पड़े रहते हैं। अक्सर सुनने में आया कि कूड़ा टूटने के बाद इंसान आधा हो जाता, मगर मैं बहुत ठीक, अल्लाह का शुक्र। कि जो इस सर्जरी का सक्सेस है वो ये है कि हम इनकी इंडिपेंडेंस यानी किसी पे मोहताज नहीं है, इनकी डिग्निटी वो वापस कर पाए इनको। बाकी सर्जरी का इससे बड़ा मार्कर, इससे बड़ा कोई और इससे बड़ी चीज़ नहीं है जो सर्जरी की सक्सेस को माप सके, और मापदंड नहीं है। आप आ जाओ आगे जो चल के आ जाओ। आइए। माता को ठीक होते हुए और इतने खुश अपने आप चल के आ रही हैं, ये अपने दिल से बोलती हैं। सिर्फ 2 ही एज होती है, तो छोटा बच्चा हमेशा सच बोलता है और एक बुजुर्ग, और वो भी 100 से ऊपर 103 साल की महिला अपने दिल की बात कह रही हैं, अपना तजुर्बा बता रही हैं, ये चल पा रही हैं। जैसे आपने बताया, हमने इनको सेल्फ रिस्पेक्ट दी है। सो इट कैन बी वेल इमेजिन्ड। क्या चीज थी आपके 40s मानेसर में जो दूसरे हॉस्पिटल्स में नहीं है, जिनके कारण इनको इतनी दूर 100 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर यूपी से चल के यहाँ पे आके अस्पताल में आपसे इलाज करवाया, सक्सेसफुली करवाया? व्हाट इज दैट इक्विपमेंट, दैट मशीनरी? आई एम आस्किंग, अदर देन डॉक्टर लांबा, उनका हाथ और उनकी एक्सपर्टीज तो है ही, पर मशीनरी कौन सी थी जिसने ये जादू किया और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट की? डॉक्टर लांबा, कैन आई आस्क यू दैट? सर्जरी का सक्सेस कभी भी सर्जन के फाइनली सक्सेस का सेहरा तो सर्जन के माथे पे चढ़ता है, बट वो सिर्फ सर्जन का ही वो नहीं होता, सारी मेहनत नहीं होती। इट इज़ अ टीम वर्क। तो टीम वर्क आपका स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द टाइम कि आपका हॉस्पिटल सेटअप कैसा है। तो जो हमारा हॉस्पिटल है, जो फोर्टिस मानेसर, उसमें जो एक विजन दिया गया है वो ये है कि हमारा कोई सेटअप कोई पेरिफेरी का हॉस्पिटल नहीं है। वी आर एज गुड एज एनी अदर हॉस्पिटल, we are as equipped as any other hospital anywhere in India and maybe across the world also. हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, वो ट्रेंड हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। अलग अलग स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर अलग अलग कंट्रीज़ में फेलोशिप्स के लिए जा चुके हैं, मैं खुद जा चुका हूँ। तो हम सबका एक्सपीरियंस है इतने साल का, सबने कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस काउंट करते हैं जब आपका फाइनली ये डिसीजन लेना होता है ऐसा, इस तरह की सर्जरी का, जिसमें आपको 10 में से 9 लोग कहेंगे ये तो बहुत रिस्की है, नहीं करना चाहिए, या इस तरह की चीज़ें तो होता है ऐसा। एक छोटे शहर में, छोटे सेटअप्स में एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप नहीं होता। अगर वहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिलेंगे, वहाँ आईसीयू में आपके एनेस्थेटिस्ट, आईसीयू स्पेशलिस्ट नहीं होंगे। तो इस तरह के बहुत सारे होते हैं, गैप्स होते हैं ट्रीटमेंट में, जिस कारण से वो फाइनली ऐसे केसेस एक्सेप्ट नहीं करते। वो उनकी गलती नहीं मैं कहूँगा, ऐसे केसेस इस तरह की सेटअप में ही ट्रीट होने चाहिए जहाँ पे आपके पास पूरा एक टीम मौजूद हो, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की, एक्सपीरियंस नर्सेज की, फिजियोथेरेपिस्ट की, एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा एक सेटअप बना के दिया है जिसमें आपको ये सोचना ना पड़े कि आपको ब्लड के लिए देखना है तो कहाँ जाना है,
आपको इनके लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए तो कहाँ जाना है, सब कुछ हॉस्पिटल में मौजूद है। यहाँ पे आए हैं तो हमारे फोर्टिस ग्रुप ने ये डिसीजन लिया है कि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक इस तरह का हॉस्पिटल सेटअप किया है जहाँ पे इस तरह की कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हो रही हैं, और उसके ज़्यादा जो है हमारे डॉक्टर का तो सहयोग है ही। सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माँ नहीं, हमारी सबकी दादी माँ हैं, सो उनके परिवार का, जिन्होंने इस एज में ये डिसीजन लिया कि हमें उनको जा कर के उनको आगे देना है। नहीं तो जनरली परिवार में होता है जी अब तो बुढ़ापा हो गया, इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, अब तो ऐसे चलना है। सो उनके साथ में भी आप लोगों ने ये भी पिक्चर देखा भी, जब दादी माँ जी आई थी और बिस्तर पे थे, उनका चेहरा कैसा था। आज के दिन में आप देख रहे हैं कितना सुंदर, कितना क्यूट चेहरा, स्माइल कर रही हैं, और कितने अच्छे से वो सारी बातों को सेंसली आज भी बोल पा रही हैं। हर बातों को उनका, हमसे ज़्यादा वो अलर्ट है, हमसे ज़्यादा उनका खान पान रहा है, हमसे ज़्यादा वो काम किए हैं, और दुनिया तो ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा देखी है। धन्यवाद सबको, धन्यवाद वन सेकेंड। चलो ठीक है, हो गया, सबका हो गया रोल। हाँ सर, क्या कहेंगे आज आपने जो 103 वर्षीय माता जी का ऑपरेशन किया है, जटिल भी बताया है, तो किस तरह से हुआ ये सब चमत्कार बताएं। देखिए, सबसे पहले तो भगवान का आशीर्वाद रहा है, इनकी दुआएं रही हैं, और इनका एक भरोसा रहा है हमें कि हम एक इस उम्र में भी ट्रीटमेंट की तलाश में जाएं। 1 महीना इनको हो गया था घर पे लेटे हुए, और फ्रैक्चर के साथ में दर्द में रह रही थी, और हर सब जगह से नाउम्मीद ही हो रही थी। फाइनली उम्मीद तलाशते हुए हमारे पास आई, हमें लगा कि हम इनको एक अच्छा आउटकम दे सकते हैं। हमने इनको बुलाया, सारे इन्वेस्टिगेशन हुए, एक सक्सेसफुल सर्जरी हुई, और सबसे बड़ी बात कि इनकी रिकवरी बहुत अच्छी हुई। तो इसी से हमें एक आज भी खुशी मिलती है इनको देख के, जब भी चलते हुए देखते हैं कि आज हमारी सारी जो मेडिकल की पढ़ाई है, सारे इतनी मेहनत है, ऐसे आउटकम देख के लगता है कि वो सब कुछ वर्थ इट है, वो सब मेहनत और सब कुछ। किस तरह की डिफिकल्टीज आपने देखी थी इस ऑपरेशन को करने से पहले? पहले मेरे किसी जिस्म में दर्द नहीं हुआ, आप बताइए। कभी भी, जैसे आजकल कम उम्र में भी मुकदमा मैं घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे कहीं अंगूठे में भी, कोई किसी उंगली में भी दर्द नहीं। बिल्कुल, ये हैं 103 की, लेकिन ये अभी भी किसी 60 साल की महिला को भी पूरी टक्कर दे सकती है। हम इनको स्पीड चला देते हैं। पहली बार ये दर्द दी। झेल भी लिया। सर, क्या डिफिकल्टी थी उस समय, और ऑपरेशन के बाद में कैसा क्या? देखिए, सबसे पहले सर्जरी को एक सक्सेसफुली और सेफली करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसके लिए हमारी पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स, जिसमें हमारे कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने पहले चेकअप किया इनका सारा हार्ट का, हमारे एनेस्थेटिस्ट जिन्होंने पूरा ध्यान रखा कि क्या ऐसे कोई फैक्टर हो जिससे एनेस्थीसिया या सर्जरी के टाइम पे दिक्कत ना हो। और उसके बाद हमारे आईसीयू के स्पेशलिस्ट जिन्होंने इनका आईसीयू में ध्यान रखा, फिर उसके बाद नर्सिंग केयर और फिजियोथेरेपी जो इनको जल्दी चला के और फिर फाइनली चलते हुए घर भेज पाए। इस सर्जरी में आपका कितना टाइम लगा? इस सर्जरी में हमें करीब 20 से 25 मिनट का टाइम लगा, सर्जरी स्टार्ट करके टाँके लगाने तक। वो जैसा कि मैंने बताया था कि क्योंकि हम एक अनसीमेंटेड हिप स्टेम यूज़ कर रहे थे, तो हमारा सर्जरी टाइम वहाँ पे बच गया, प्लस वो सर्जरी और सेफ़ हो गई उसके कारण, सीमेंट ना यूज़ करने के कारण। और इस तरह की सर्जरीज यूजुअली बहुत क्विक की जाती हैं, और हमने सारी तैयारी हो जाने के बाद सर्जरी स्टार्ट करी, और 20 से 25 मिनट के बीच में। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए क्या टिप्स देंगे आज के लिए? सबसे पहले जो नेगेटिव फैक्टर जो सारी दुनिया को पता है वो हम हटाएं। जंक फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन चीज़ों को अगर हम मिनिमाइज़ कर सकें, क्योंकि ज़ीरो तो शायद नहीं कर पाएंगे कोई, लेकिन मिनिमाइज़ कर सके तो डेफिनेटली हम अपने बोन्स को बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है अपना वेट कंट्रोल करना और फिजिकली एक्टिव रहना। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती है वो भी हार्मफुल होती है? बिल्कुल हार्मफुल होती है। एक टैबलेट आती है कैल्शियम सैंडोज ऑस्टोस, कैल्शियम सैंडोज ऑस्टोस कैल्शियम, तो वो बच्चों को देने में क्या सही होता है या हार्मफुल? हार्मफुल तो अगर आप ब्लाइंडली दे देंगे तो वो कोई टॉनिक नहीं है जो देते रहे और ताकत बढ़ती रहे, तो वो आपको डेफिनेटली अगर देना तो बच्चे को देना तो पीडियाट्रिशियन से पूछ के दीजिए। उसके ऊपर वाली एज में देना तो अपने या फिजिशियन से पूछिए या ऑर्थोपेडिक सर्जन से पूछिए। सर, देखा गया है विटामिन डी की कमी हर किसी में रहता है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता, तो इसके लिए क्या जागरूकता फैलानी चाहिए, क्या करना चाहिए? एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेक सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। एक सर्टेन एज हो जाने के बाद, 35-40 की उम्र हो जाने के बाद, हर साल नहीं तो देखा जाता है। हाँ, तो उनमें अगर दिक्कत है तो वो चेक टेस्ट करके ही पता लगेगा। सर, क्या बच्चे गार्डन में जाएं, खेले कूदे, धूप ले तो थोड़ा कमी आ सकती है इस चीज़ में? जैसे मैंने कहा, फिटनेस तो सबसे ज़रूरी है ना। आपकी बोन स्ट्रेंथ
तभी तक स्ट्रॉन्ग रहती है जब तक आप उस पर वज़न डालेंगे। अगर आप बैठे बैठे सारा दिन काम करते हैं, अगर आपका ज़्यादा चलने फिरने का काम नहीं है, तो हड्डियों पे जोर कम पड़ता है, हड्डियाँ और कमज़ोर होती जाती हैं। तो जितना अगर इनकी एज पे अगर हम कहें कि इनकी एज पे कोई महिला आती है कि मुझे बोन्स में दर्द है, घुटनों में दर्द है या ऑस्टियोपोरोसिस है, तो सबसे पहला हमारा जो एडवाइस होती है वो ये है कि आप वॉक करा दीजिए। आप 15 मिनट वॉक कर लिए, 5 मिनट कर लिए, आधा घंटा कर लिए, जितना भी करेंगे आपकी हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होगा।